चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जो है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। चैप्टर का क्या नाम है? लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। देखिए, इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है, फाइनली लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ना है। तो चैप्टर 4 है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, है ना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, लोकतंत्र के बारे में सबको पता है कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये हमें आज पढ़ना है। सबसे जो अच्छा शासन व्यवस्था जो होता है ना, वो लोकतंत्र का ही होता है। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। लगभग लोकतंत्र जो है ना, पूरे विश्व में 100 से अधिक देशों में अपना पांव पसार ली है। यानी 100 से जो अधिक देश है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुका है। कहीं लोकतंत्र की स्थापना हो चुका है और कहीं लोकतंत्र के लिए संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझ लेंगे, है ना। तो देखिए, ये आज का जो क्लास होगा हम लोग का 1 शॉट, ठीक है, मतलब पूरा वीडियो आपका 1 शॉट में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 1 शॉट मतलब इस पूरे क्लास को एक ही बार में, एक वीडियो में पूरे क्लास को ख़त्म करेंगे। चैप्टर 4 हम लोग का चैप्टर 5 तक है, एक चैप्टर और रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ समझ लेना है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है मोटिवेशनल, आपको मोटिवेट, आज के क्लास को मोटिवेट करने के लिए कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, यानी हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। यानी अगर आप हवा के भरोसे उड़ रहे हो, जो आसमान में जो चिड़िया उड़ती है वो हवा के अगर भरोसे उड़ती तो चिड़िया ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकती है, क्योंकि हवा को तो चट्टान जो होता है ना, चट्टान, वो चट्टान भी हवा के रुख को क्या कर देती है, मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। मतलब हवा के भरोसे क्या उड़ती है, पतंग उड़ती है, और आप अपने जो पंख है ना, अब देखिए पंख, आप पक्षी थोड़े हो कि आपका पंख है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पंख पंछी का होता है, तो पंछी जो है अपने पंख पर भरोसा रख, और जो इंसान है वो अपने हौसलों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र क्या है वो समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में उपलब्धियां। ठीक है, लोकतंत्र में उपलब्धियां। देखिए, लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, लोकतंत्र जो होता है ना, शासन प्रणाली का सबसे बेहतर और एक मतलब माना जाता है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है। कैसे, देख लो। देखिए, जो लोकतंत्र है, क्या हुआ नहीं, अच्छा, देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये लगभग हमारे जो विश्व है ना, विश्व में लगभग कितना देश है बताइए, विश्व में लगभग कितना देश है, 195 देश है। माना जाता है कि पूरे विश्व में कितना देश है, 195 देश है। 195 देश में लगभग जो है ना 100 देश जो ऐसा है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली में लोकतंत्र की स्थापना कितने देशों में हो चुकी है, 100 देशों में। और लगभग आधा जो देश है, 50% में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। हम लोग का देश कैसा देश है बताइए, लोकतांत्रिक देश है। तो 50% देशों में लोकतंत्र की स्थापना होना भी बाकी है। तो अगर शासन प्रणाली की बात की जाए तो शासन प्रणाली 2 प्रकार के होता है, ध्यान देना है। शासन प्रणाली 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक
और एक होता है गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक। हमारे देश में शासन जो प्रणाली है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भाग में। एक है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और एक है गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो अब देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तो हम लोग जानते हैं कि सबको समान अधिकार इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसमें धर्म, जाति, भाषा ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अब आप बोलोगे कि सर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का मतलब यह होता है कि जनता हम पर जो शासन करती है वो नेता, उस नेता को बैठाने का काम कौन करता है? हम ही करते हैं, जनता करता है। तो बैठाते हम ही हैं। तो मैं अपने आप पर जो शासन करता हूँ ना वो कैसे कर रहा हूँ? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम ही चुन रहे हैं और हम ही शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो जो कि भारत में है हम लोग जानते हैं, लेकिन गैर, अब आप पूछोगे कि सर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो हमने समझ लिया कि यहाँ जनता का शासन होता है, यहाँ पर शासन कौन करती है? जनता करती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता कैसा होगा, है ना। तो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखिए कैसा होता है। देखिए गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वह कैसा होता होगा। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर राजतंत्र की व्यवस्था हो, ठीक है। राजतंत्र सब लोग जानता होगा। राजतंत्र जहां पर शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? राजा के हाथों में होती है। तो राजतंत्र शासन व्यवस्था ये आप गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि सब देश में शासन व्यवस्था कैसा है? लोकतांत्रिक है, नहीं। कहीं कहीं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी है। जैसे कि संघर्ष हो रहा था नेपाल में, आप पढ़े हो ना नेपाल की लोकतंत्र, यानी नेपाल में कैसी व्यवस्था है? राजतंत्र की व्यवस्था है। तो वहाँ पर क्या, कौन सी व्यवस्था लाने के लिए संघर्ष जनता कर रही थी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाने की कर रही थी। तो यहाँ पर राजतंत्र कहाँ है? नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है? राजतंत्र की, ठीक है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर एक और शासन व्यवस्था होती है जिसका नाम है तानाशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही, हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तानाशाही शासन व्यवस्था यानी जो वहाँ शासन की बागडोर जिसके हाथों में है, या तो राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति जो चाहेगा वो कर सकता है। जैसे आप उत्तर कोरिया का नाम सुने होंगे, उत्तर कोरिया में किम जोंग है ना, किम जोंग ऐसे किम जोंग या किम जोंग नाम है उसका, उत्तर कोरिया का। ये तानाशाही राष्ट्रपति है। हम लोग के पास क्या है, अगर सरकार से हम लोग नाखुश होते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो हम लोग सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं, है ना। हमारा ही देश ऐसा है ना जो छात्र आंदोलन भी हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, है ना। तो हम लोग जहाँ पर मन करे वहाँ पर क्या करने लगते हैं? धरना देने लगते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। शासन अगर अच्छा से नहीं चलता हो, सरकार ढंग से काम नहीं करती हो और सरकार अगर मनमाना करती हो तो पूरा जनता क्या हो जाता है? एक हो जाता है। लेकिन तानाशाही जहाँ शासन व्यवस्था है ना वहाँ की जनता एक नहीं हो सकती है। जैसे उत्तर कोरिया जो है वहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि जनता नारेबाजी सरकार के विरुद्ध अगर करती है तो वहाँ की जो सरकार है ना आपको नीचे से 6 इंची छोटा कर देगा। छोटा करने का मतलब समझ में आ रहा है? आपको कटवा देगा, काट के गुड़िए करके बोरा में कस के फेंक देगा नदी में। आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है? हम सरकार का अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अगर लड़ जाते हैं लोकतंत्र के देश में तो हमें ऐसा सजा नहीं मिलेगा। हाँ, बशर्ते केस चलेगा, हम जेल के अंदर रह सकते हैं, फांसी पड़ सकती है। फांसी नहीं पड़ेगा, ऐसे घटना के लिए हमारे देश में फांसी नहीं पड़ेगा। देखते हो कि बहुत एकदम दरिंदगी का लोग हद पार कर देता है, ओकरा फांसी पड़ता है तो 10 साल जीने का तैयो मौका मिलता है। ओकरा पर केस
तारीख पर तारीख ओकरा बेच मिलित रहता है, और ओकरा पर केस डिले होते रहता है, 10 साल तक जी जाता है, फिर भी फांसियों पड़ता है। निर्भया हत्याकांड दिल्ली वाला आप लोग सुने हैं, जो निर्भया, आप लोग उस समय बच्चा होंगे, 2013 की घटना है, निर्भया हत्याकांड। 13 में आप तो लोग के थोड़े पता होगा क्या हुआ था, है ना, 14 साल उम्र हो रहा है, 13 में जन्मे लिया होगा सब है ना, हमें याद है, हम 13 में मैट्रिक में थे। तो 13 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, और वो सब 4 जो दोषी लोग थे, वो निर्भया को चलती हुई बस में जो है ना सामूहिक बलात्कार उसके साथ में किया गया था। ये दिल्ली की शर्मनाक घटना हुई थी, एकदम पूरा देश उस समय हिल गया था, है ना। आखिर के निर्भया बची नहीं थी, उस पर मूवी भी निकल गया है निर्भया हत्याकांड पर। तो उसका जो 4 दोषी जो थे ना, कुछ बिहार के ही थे, 2-3 बिहार के थे। तो ये जो चारों दोषियों में जो है ना, उनको सजा मिला है, अब जाकर अब फांसी हुआ है। लगभग लगता है कि भूल रहे हैं 20 या 21 में फांसी हुआ है वो लोग का, सोच लो। यानी 10 साल इतना दरिंदगी करने के बावजूद भी उसे 10 साल जीने का मौका दिया जाता है, किसमें? लोकतंत्र में। तो ये आप कह सकते हैं लोकतंत्र अच्छा तो है सबसे, लेकिन शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मैं मानता हूं तो यहाँ खामियां है। लोकतंत्र की खामियां यह है कि यहाँ पर लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर पता है कि ये जो घटना का अंजाम यही दिया है, लेकिन उसको भी सजा मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में गलती करोगे, आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पर राजा के दरबार लगेगा, और वहाँ पर आपको सजा मिलेगी। तो ये राजतंत्र की अच्छाइयाँ हैं और लोकतंत्र की ये कमियाँ हैं, है ना। तो हम लोग कहाँ थे? तानाशाही। उत्तर कोरिया किम जोंग की सरकार है, जहाँ पर क्या चलती है? तानाशाही। ये शासन, ये कुछ इस प्रकार का शासन प्रणाली है, ठीक है। शासन प्रणाली में क्या है कि एक शासन प्रणाली जो है वो क्या है, राजतंत्र गैर लोकतांत्रिक में, और दूसरा तानाशाही। कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को ये किम जोंग को कम तानाशाह मत समझो, ये अपनी कहा गया। हम एक देख रहे थे एक जगह, न्यूज वगैरह में ही चल रहा था, वो उस न्यूज में चलाया जा रहा था कि किम जोंग है अपनी बहन की शादी के लिए, जो शादी उसकी बहन से करेगा, उसको शायद 2 करोड़ रुपया और बहुत ज़्यादा उसको सोना दिया जाएगा। तैयो कर बहन ला दूल्हा नहीं मिल रहा था। अरे बात समझ में, दूल्हा क्यों नहीं मिल रहा था? अरे भाई, ये कहावत है ना, आप बैल मुझे मार। जहाँ पर मशीन चल रहा है, अंदर मुड़ी कटे वाला मशीन, गोड़ हाथ कटे वाला मशीन, और मशीन में हम घुस जाएंगे खुद से? बोलो, घुसेगा कोई जी? घुसेगा तो कट ही ना जाएगा। तो जैसा तानाशाह किम जोंग है, उसका बहनियों उतने तानाशाह थी। अब बताओ, दूल्हा क्यों छोड़ेगा? एक दिन में काट देगा, कहेगा थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो काट देगा, कौन मरने जाएगा, है ना। तो ऐसा तानाशाह ये किम जोंग है ना। एक बार की बात है कि किम जोंग, जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में घमासान चलता है, दोनों में दुश्मनी है। तो उत्तर कोरिया का सैनिक एक बार दक्षिण कोरिया का सैनिक, जो दक्षिण कोरिया का सीरियल देख रहा था, उत्तर कोरिया वाला सैनिक दक्षिण कोरिया का, अब क्या किया कि पूरा सैनिकवा का मरवा दिया। उसका काहे दुश्मन का सीरियल देख रहा था, मार दो। अब लोग इतना तानाशाह है, समझ गया ना। तो ऐसे उस समय किम जोंग को कोई ये नहीं कह सकता है कि खराब है। जबरदस्ती तुमको कहना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ। अगर तू खराब कह दिया, चलो खराब कह दिया, तो वही समझ लो नीचे से 6 इंच छोटा कर देंगे, है ना। तो आप खराब भी नहीं कह सकते हैं इस सरकार किम जोंग को। अब देखिए अगला है गैर लोकतांत्रिक सरकार में कि कहीं कहीं आप सैन्य शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। सैन्य शासन व्यवस्था, सैन्य शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सैनिकों, जो शासन सत्ता की जो बागडोर है, वो किसके हाथों में चली जाती है? सेना के हाथों में चली जाती है। जहां वो बांग्लादेश में कुछ दिन के लिए 1971 में जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान जो थे, वो क्या कर रहे, संसदीय प्रणाली को हटा रहे थे। तो वहाँ का जो सैन्य, वहीं उस देश में उस समय सैन्य शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे शासन प्रणाली कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो हमारे देश में है, और एक है गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली
जो गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजतंत्र आ जाता है, तानाशाही आ जाता है और शासन सैन्य शासन व्यवस्था आ जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए लोकतंत्र जो है और राजतंत्र में फिर भी लोकतंत्र में हम लोगों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, कुछ सरकार की कमियां होती है, कुछ आम पब्लिक का भी कमियां होती है लोकतंत्र में। हम लोग लोकतंत्र को बड़ा अजीब ढंग से ले लेते हैं। कभी कभी लोकतंत्र का फायदा हम लोग खुद उठाने लगते हैं। सरकार तो कमियां करती है ना कि कहीं बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना भी हो जाता है, सरकार जान रही है कि यही घटना का अंजाम दिया, फिर भी ओकरा पर केस बनते रहता है, सरकारी संपत्ति मतलब सरकारी पैसा खर्च होते रहता है, कोर्ट वकील ये सब करने में हो रहा है, लोगों का खर्च, टाइम बर्बाद हो रहा है, और फिर भी 10 साल 15 साल उसको सज़ा मिलने में समय लग जाता है। तो ये सरकार की कमियां हैं। और कभी कभी लोकतंत्र को हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि उसमें अपने आप की राज मान लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं ना कि हमारा शासन प्रणाली ऐसे समझ, अरे भाई एक सिस्टम है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जनता कभी कभी जो है ना बड़े बड़े अधिकारियों से भी लड़ बैठती है, कहती है मैं लोकतंत्र देश में रहता हूँ, यहाँ पर सरकार किसकी है, जनता के है, और जनता के न समझ के वो अपना बाप के समझ के ओकरा से क्या कर देता है, उलझ जाता है। तो ये क्या होता है, सरकारी कामों में आप बाधा डाल रहे हैं। भले लोकतंत्र है, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस बोलने की आज़ादी में कुछ लिमिटेशन रखा गया है, आप उस लिमिटेशन में रहकर बात कीजिएगा, है ना। लोकतंत्र क्या कहता है कि छोटा हो या बड़ा हो, है ना, नेता हो या कोई हो, इसमें मतलब हर इंसान जो है सबको समान अधिकार दिया गया है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी इंसान भी ऐसे गलती कर देता है जो लोकतंत्र कभी ना कभी शर्मसार हो जाती है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। चलिए देखिए लोकतंत्र क्या है समझना है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। नहीं जी, लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने ऊपर या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, हम क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं ना, और उस प्रतिनिधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने ही ऊपर शासन करते हैं। हम ही चुन रहे हैं और हम ही अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं लोकतंत्र का सबसे अच्छा डिफिनेशन जो दिए थे अब्राहम लिंकन दिए थे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया हुआ यह शासन है। लोकतंत्र जो है ना विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इस चैप्टर में ही सिर्फ पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के अलावा कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। देखो ना, जहां देखोगे खाली लोकतंत्र। और ये बात समझ में, आज दुनिया में 100 से अधिक जो देश है ना वहां पर लोकतंत्र कायम है, परंतु आज भी सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर अंतर दिखता है। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक आदमी एक मताधिकार, 1 वोट 1 पर्सन एक आदमी 1 वोट, मतलब एक तरह का मत, और 1 वैल्यू मतलब सभी को समान वैल्यू मिलना चाहिए, है ना। हाँ हाँ स्कूल, हाँ 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 कभी कभी चलो क्या है, 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र कायम है, परंतु आज सिद्धांत और व्यवहार के स्तर में क्या दिखता है। देखिए इसका मतलब क्या है, सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर अंतर दिखता है। अंतर मतलब लोकतंत्र में सबको तो समान अधिकार मिला है, लेकिन सिर्फ कहने को समान अधिकार है। ये भी एक प्रकार का लोकतंत्र की कमियां है। कहने को समान अधिकार इसलिए है क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जाते हो, एक आप चले जाओ, एक कोई नेता चले जाए, कुर्सी किसको मिलेगा, नेता के मिलेगा, आपको खड़ा करवा देगा। ये लोकतंत्र की कमियां है। क्यों नेता को मिलेगा, वो एक तरह से हमारा नौकर है, हमने उसको शासन प्रणाली में बैठाया और हम ही शासन करवा रहे हैं उससे। लेकिन यहाँ पर ये सिद्धांत और व्यवहार का स्तर में कमी दिखता है। इसे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा जाता है। द्वंद्ववाद का मतलब दो तरह का यहाँ पर
कहा है द्वंद्ववाद, मतलब अलग अलग दोनों का शासन जो प्रणाली है अलग अलग है, द्वंद्ववाद यही कहलाता है। यानी हमको जो अधिकार मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन हमसे जो ऊपर है नेता लोग को हम बैठा दे, चाहे हमसे कोई ऊपर हो जाए, उसको एक अलग अधिकार मिल जाता है। यानी अलग अलग नियम एक ही देश में, लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, उस देश में अलग अलग दोनों का नियम है, यही द्वंद्ववाद। चलिए आगे है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है समझ लेना है। देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है ये लोकतंत्र को सबसे बेस्ट बनाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को सबसे बेस्ट यानी यही बनाता है। क्या होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह होता है ना कि शासन की जो प्रणाली होती है ना, इसमें निचले स्तर पर इसका बंटवारा हो जाता है। यानी जो भी ऊपर से योजना पास होती है वह योजना नीचे आकर क्या होती है, बंटती है। यानी मुखिया को कुछ क्या हुआ जी, यानी मुखिया को कुछ अधिकार मिलता है, कुछ सरपंच को मिलता है, कुछ विधायक को मिलता है, जिला पार्षद को मिलता है, सांसद को मिलता है, विधायक को मिलता है। यानी जो योजना ऊपर से पास हुई और नीचे आकर विकेंद्रीकरण हो गया, यानी वह योजना अलग अलग हाथों में सौंप दिया गया। यह लोकतंत्र को सबसे अच्छा बनाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, कोई भी योजना हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एक के हाथों में ही अगर रहता तो उस समय जो है ना वो सरकार जो है वो तानाशाह हो जाती, यानी वह लोकतंत्र नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता, तानाशाही सरकार हो जाता। जैसे किम जोंग वाला, वहाँ पर किम जोंग की जो सरकार में शासन प्रणाली जो है अलग अलग नहीं बांटा हुआ है, विकेंद्रीकरण नहीं है वहाँ पर सिर्फ एक ही है किम जोंग, जो मन करेगा वह करेगा। लेकिन ऐसा है लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में कोई अगर कुछ मन आपको करता है, उठ जाओ, नींद आ जाएगा, ठीक ना। जो लोकतंत्र जो है यहाँ पर अगर आपको सरकार को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले उस प्रस्ताव को संसद में रखा जाएगा। सभी सांसद मिलकर एक समूह में अगर उसको पास करते हैं कि नहीं ये योजना लाना चाहिए क्योंकि इंसान के हित में है, तब वह योजना पारित होगा और नहीं तो वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारा लोकतंत्र है। और विकेंद्रीकरण तो समझ गए कि जो भी हो सब छोटे छोटे में क्या कर दिया जाता है, इसको बांटा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है। सरकार क्या करती है, योजना का निर्माण करती है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। उसे क्या करते हैं, उस योजना को स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन किसको कहेंगे, हम लोग विधायक को जान रहे हैं, हम लोग सांसद को जानते हैं, हम लोग मुखिया को जानते हैं, सरपंच को जानते हैं, ये सब स्थानीय स्वशासन में आता है। तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा इसे सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है ना कि इससे स्थानीय जो नागरिक है उसको शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। यानी अगर कोई भी योजना नीचे से पास होता है, कोई भी योजना ऊपर से आया और नीचे वाले लोगों को मिला, तो हर वो तबके के लोगों को काम मिलता है उसमें। जैसे मुखिया ऊपर से इंदिरा आवास करने काम दे, इंदिरा आवास का कौन करता है, मुखिया पास करता है, बिहार सरकार न देती है, बिहार सरकार दी, चाहे नहर नदी सब खुदवा रही है, तो जो उसको टेंडर किसको मिलता है, मुखिया को टेंडर मिलता है। तो उस टेंडर को आम नागरिक तक आराम से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। किसी को मुखिया मुंशी बना देता है, काम खदवाने का काम करवाता है। किसी को मुखिया क्या करता है कि बहुत सारे नागरिक उसमें क्या करते हैं, कुदाल फौरा से उसको कोड़ने का काम करते हैं, उनके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो मुखिया क्या करता है, मुखिया हर नागरिक को जान रहा है, उसको वह काम देता है। लेकिन अगर डायरेक्ट योजना वहाँ से पास होकर आए तो शायद ऐसा नागरिकों को अवसर नहीं मिलेगा। समझ में आया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे चलिए, अब है अगला एक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और सब पूछने ये इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर का, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? इसका आंसर देना है, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है?
तो ध्यान देना है। कहेंगे उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? क्या लोकतंत्र अपने कार्यों में सफल हो रहा है? क्या उद्देश्यों की वह प्राप्ति करता है? तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? सत्ता में सबकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता में जो भागीदारी है सबको एक समान मिलना चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, चाहे कोई हो, सत्ता में साझेदारी सबको समान हो। हम लोग सत्ता में साझेदारी पढ़े थे, उस समय भी पढ़ाए थे कि सत्ता में जो भागीदारी या साझेदारी होती है सबको क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य यही है। यही जो पंक्ति है ना, इतना यही सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखें तो लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी हद तक क्या रहा है? सफल रहा है। साथ ही सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाने वाले फैसलों के कारण लोकतंत्र के प्रति लोगों के आस्था बढ़ी है। देखिए कहा गया है कि लोकतंत्र जो है ना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रही है, ठीक है। और लोकतंत्र में कुछ भी मतलब निर्णय लिया जाता है तो एक सामूहिक सहमति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। सामूहिक सहमति क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं होता है ना कि मोदी जी किसी से पूछे नहीं, कह दिए कि ये काम होना चाहिए, कल से ये नियम लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी से पूछे नहीं, नियम लागू, ऐसा होता है? मोदी जी को भी अगर कोई नियम लाना होगा ना तो संसद में सब लोग बैठेगा, सांसद लोग, और वहाँ जब सहमति बनेगी तब आप जाकर ये नियम लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यही सब जो है ना बातें लोकतंत्र को क्या करता है? उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साथ ही सामूहिक सहमति यानी सबकी सहमति के आधार पर लिए जाने वाले फैसले के कारण लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था क्या है? बढ़ी है। अगर कोई एक आदमी फैसला लेगा ना वह काम सफल नहीं होगा, बढ़िया से वो काम नहीं होगा। अगर आपको कोई काम करना हो ना तो आप भी नहीं करते हो, कुछ काम करना होता है तो 10 लोगों से पूछता है कि ये फलाना ये काम करना हम चाह रहे हैं, क्या बढ़िया है? लोग कहेगा कि कुछ 8 का पॉजिटिव थॉट्स आएगा, 2 का इसमें निगेटिव थॉट्स आएगा। तो जो पॉजिटिव ज़्यादा आया वह काम करोगे कि सही में कुछ ज़्यादा है, 2 को टंगड़ी खींचने वाला जो है मना कर दिया, बाकी अच्छा है। तो सहमति से अगर कोई काम किया जाता है, देखो अगर एक परिवार में 10 सदस्य है, एक अपना मनमानी करके कोई काम करता है, देखना वो आगे जाकर सफल नहीं होता है। और वही अगर पूरे परिवार के लोग उस पर करते हैं कि नहीं होना चाहिए तो वो आदमी सफल आगे बहुत होता है। तो वही कहता है कि लोकतंत्र जो है ना एक सहमति से निर्णय लिया जाता है, ये इसको बेस्ट बनाता है। लोकतंत्र में लोगों को समान अवसर, अभी हमने बताया कि लोगों को सबको क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा बना रहता है। लोकतंत्र में आपसी विभेद एवं टकराव को कम करने की संभावना बनी रहती है। लोकतंत्र में आपसी विभेद भी कम होता है एवं टकराव यानी झगड़े की भावना भी यहाँ पर कम होती है। अरे लोकतंत्र में झगड़ा होता ही नहीं है। और झगड़ा किसको कहते हैं? आप एक दूसरे से लड़ जा रहे हो, झगड़ा है। झगड़ा होता है राजतंत्र में, उस समय होता था, मुगल बाबर जिस समय रहते थे ना उस समय का वो झगड़ा होता था। अब क्या झगड़ा देखे हो? उसका झगड़ा, वो सब झगड़ा होता था। महाभारत वो झगड़ा हुआ था। झगड़ा का मतलब विश्व युद्ध हुआ था, है ना, वो सब झगड़ा होते थे। 2 गो मिला धर के दोनों के एकदम तू रहो या तो हम रहेंगे, हम बच गए तो अगला से लड़ेंगे, या तो वो रहे या तो हम रहे, ये झगड़ा होता था। अब कुछ छोटा छोटिया पटका पटी झगड़ा हो गया। अरे तो ऐसी रगड़ा है खाली जी, है ना, ये झगड़ा नहीं है। तो आज जो लोकतंत्र में आपसी जो विभेद है ना वो कम है, मतभेद कम है, टकराव कम होती है और टकराव की संभावना कम बनी रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की क्या कर रहा है? प्राप्ति कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है जी? देखो आप कितनों आप समझे रहोगे
बेस्ट से बेस्ट तरीका से। लेकिन जब तक हल्का फुल्का आप याद नहीं करोगे तब तक आपको बढ़िया से ये चीज़ नहीं। देखो यहाँ पर तो क्लियर हो जा रही है, 100% हम मानते होंगे कि जो भी हम पॉइंट समझा रहे हैं 100% आपको आ रहा है कि नहीं आ रही है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 100% हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को क्या कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा भी आप 1-2 बार उससे ऊपर से पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ 1-2 बार पढ़ के जैसे हम समझा रहे हैं वैसे एक बार रिवाइंड करके समझना है, 1-2 बार पढ़ लेना है और एग्जाम में आपको लिख देना है। एग्जाम में लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा पॉइंट हम लिखेंगे, हम जो समझे रहेंगे ना उस चीज़ को दिमाग से हम अपना वहाँ पर कॉपी पर छाप देंगे। लोकतंत्र के प्रति लोगों की शिकायतें भी कम नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की शिकायतें भी क्या है, कम नहीं है, कुछ कुछ कमियां हैं, वह लोगों की शिकायत है। लोग इसे हर मर्ज की दवा मान बैठते हैं। अभी मैंने बताया ना कि लोग लोकतंत्र को क्या मान लेते हैं, हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। ठीक है, देखो देखो डिस्टर्ब, लोग इसे क्या मान लेते हैं, हर मर्ज की दवा मान लेता है। हर मर्ज की दवा कहने का मतलब अभी हमने बता रहा था कि लोकतंत्र को लोग समझ लेता है ना कि हमारा ही शासन व्यवस्था है, और कभी कभी ऐसे गलती कर देते हैं कि जो कि सरकारी काम में और सरकार का जो उद्देश्य होता है उसको क्या करते हैं, उसको बीच से उसको रोकने का काम करते हैं, है ना। तो ये लोगों का कमी है कि लोग इसे हर मर्ज की दवा मान लेते हैं कि एंटीबायोटिक है ना, जिससे उसकी उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। और लोकतंत्र में लोगों की उम्मीद क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, परंतु उम्मीदों को पूरा नहीं होने पर उनका लोकतंत्र से मोह भंग होने लगता है। अब वो क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन दर्द कब होगा, किसी से आप ज़्यादा उम्मीद कर लोगे ना तो दर्द आपको होगा। अच्छा ये बताओ, कोई कहता है कि उसने हमें धोखा दे दिया है, कुछ लड़का ने कि हंसी बढ़ रहा है, उसने उसको धोखा दे दिया का मतलब तू सब एक हो, तू सब पॉइंटे पर चल ही जाता है है ना। उसने उसको धोखा दे दिया, यानी कहने का मतलब है कि उसने आपको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा उम्मीद रखा था। उसने तो नहीं कहा था कि आप हमसे इतना उम्मीद रखो, तब उसने धोखा कैसे दे दिया। आप किसी से जाकर पैसा मांग रहे हो कि 10,000 रुपया हमको चाहिए, वो आपको नहीं दिया तो आप कहोगे कि धोखा दे दिल हमरा, वो आपको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया, आपने ज़्यादा उम्मीद लगा लिया था, है ना। तो वही कहता है कि लोकतंत्र में लोग इतना उम्मीद लगा लेते हैं, इतना उम्मीद कि उस उम्मीद जब पूरा नहीं होता है ना तो उनको क्या होता है, मोह भंग होने लगता है, यानी उन्हें तकलीफ होता है। लेकिन यह सत्य है कि संपूर्ण विश्व में हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प हैं उनमें लोकतंत्र ही सर्वोत्तम है, लेकिन विश्व में लोकतंत्र क्या है, सर्वोत्तम है, सबसे आगे है। यद्यपि लोकतंत्र कुछ कमियां भी हैं, लोकतंत्र में क्या है, कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने की क्या है, आवश्यकता है। कमियां में बताए ना कि क्या क्या कमियां हैं लोकतंत्र में। चलिए अब है हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे कि उत्तरदायी एवं वैध शासन। देखिए उत्तरदायी एवं वैध शासन क्या होता है ना। तो सबसे पहले लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध शासन का गठन करता है, यानी कहा गया है कि लोकतंत्र बताइए उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है उत्तरदायी सरकार का गठन करता है, लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन करता है, यस है ना। अब देखिए क्या होता है कि उत्तरदायी सरकार का गठन का मतलब क्या हो, यहाँ पर अर्थ क्या निकलता है कि लोकतंत्र में सरकार का गठन जो है ना वो कौन करता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यानी लोकतंत्र जो है वह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। तो हाँ, लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। क्यों उत्तरदायी, यानी हम जिसको चुनते हैं वह हमारे प्रति क्या होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए।
और वैध सरकार का हम गठन कर रहे हैं। तो वही कहता है कि लोकतंत्र में सरकार का गठन जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करता है। लोकतंत्र में सरकार कौन बनता है? जो जनता जिसको चुनता है ना। हम जिसको चुन रहे हैं वही लोकतंत्र में बैठेगा। ऐसा होता है क्या बिना हम नहीं चुने या वो सरकार में आ गया? आप जिसको वोट करेंगे वही आएगा, है ना। आप कुछ कह देगा लोग कि सर हम तो ओकरा वोट नहीं दिए थे तैयो जीत गया था, तोरे एगो वोट से जीता। ज़्यादा जनता उसको चुनी तब वो क्या हुआ? सरकार में आया। जनता द्वारा चुनी गई यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और जनता के द्वारा यह चुनी गई सरकार जो है वह जनता के प्रति क्या होना चाहिए? उसको उत्तरदायी। अगर जनता के प्रति वो, देखिए क्वेश्चन का यहीं से निकल रहा है कि क्या जो सरकार है लोकतंत्र में वह उत्तरदायी एवं वैध है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि जनता जिसको चुनती है वह हमारे प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अगर वो उत्तरदायी नहीं हुए तो अगला बार 5 साल के बाद हमरे भी आना है। सब चीज़ का दवाई है यहाँ पर। लोकतंत्र है बाबू, 5 साल नहीं। कहता है ना मुखिया बना देते हैं, काम नहीं करता है तो कहता है कि ठीक हो 5 साल ही है, चप्पल जूता से स्वागत हो। तो कहता है सब न हो, अब फिर मुखिया जी आके फुसला लेते हैं, अब फिर वोट दे देता है। अरे जानते हो ये क्या है, जनतंत्र में जन्म जो है कविता पढ़ना है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है ना। हमको बड़ा मन करता है कविता पढ़ाने का। ये सब यदि बार बार तो लोग कहते हैं कि एक दिन क्लास रखो अगला संडे कविते के, सिर्फ अकेले पूरा कविता ख़त्म कर देंगे, एक बार पढ़ के समझा देंगे। तो सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये कविता जो है ना उस कविता में बोला गया है ना जनता को कि जनता जो है ना दुधमुही बच्चे की तरह है। दुधमुही बच्चा कहने का मतलब कि जो दूध पीने वाला जो बच्चा होता है ना, उसको जब वो रोने लगता है तो उसको एक खिलौना दे दोगे ना तो फुसल जाता है। उसी तरह से जनता है। जनता को नेता लोग बुड़बक बना देता है, और जनता कहती है कि अगला बार आवे तो ओकरा जूता चप्पल से स्वागत होगा। और फिर जब नेता आती है तो कुछ लॉलीपॉप जब दे देती है, खिलौना दे देती है, जनता क्या हो जाता है? फुसल जाता है दुधमुही बच्चे की तरह। उसी तरह से यहाँ भी है कि नेता लोगों को जो हम जिसको सरकार में बैठा रहे हैं उनका हमारे प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बाद जनादेश हेतु, यानी फिर से उनको हमसे मत लेना है, जनादेश लेना है, उसके हेतु जनप्रतिनिधियों को पुनः जनता के पास ही जाना पड़ता है। ऐसा थोड़े है कि 5 साल के बाद तू न अब फिर अब, है ना। इस प्रकार अपना प्रतिनिधि चुनने की शक्ति जनता को देकर लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र उत्तरदायी कैसे बनता है? क्योंकि जिस नेता को हम चुनते हैं वह उत्तरदायी अगर हमारे प्रति नहीं होगा तो फिर अगला 5 साल के बाद उसे हमारे पास ही आना है। इस प्रकार लोकतंत्र में जो ये शक्ति मिला है जनता के हाथों में, यह क्या करता है? उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो आगे देखो। अब है वैध सरकार का गठन। पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जो है ना उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ करती है। आगे दूसरा, वैध सरकार का गठन करने का मतलब लोकतंत्र में सरकार का जो गठन है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। हम लोग सरकार भी चुनते हैं ना, जो संविधान का बनाया हुआ जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार ही हम सरकार को चुनते हैं। ऐसा होता है क्या? संविधान में क्या लिखा हुआ? एक पर्सन 1 वोट। ये बोला गया कि एक आदमी 1 वोट है उसका। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 10 वोट मार देते हो। ये कुछ लोग करता है जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करता है। ऐसे जो कर रहा है ना तो उसको हम कहेंगे ना, वैसे लोगों को जो एक इंसान 2 वोट मारता है, 5 वोट, किसी तरह से आप सरकार के आंखों में धूल झोंक कर आप कर रहे हो ऐसा काम, वो आप लोकतंत्र की क्या कर रहे हो? हत्या कर रहे हो। ठीक है, आप भ्रष्टाचारी, आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप ये 10 वोट आपको गलत मारने से वैसे लोग हमारे लोकतंत्र में आ जाते हैं जिससे समाज को खतरा है,
तो समझिए कि आप उस समय हर वो इंसान की हत्या आप कर रहे हैं। एक इंसान, एक मुजरिम को जितनी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वैसे लोगों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो आप लोकतंत्र की क्या कर रहे हो, आप हत्या कर रहे हो। ऐसे लोकतंत्र में एक संविधान का ये उल्लंघन है, आप संविधान के अनुरूप ऐसा काम करते हो। ऐसे ऐसे जो प्रावधान होते हैं ना, तो उस पर क्या है, कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए। सरकार के द्वारा ये निर्णय लेना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो है ना, जो भी चुनाव होने चाहिए वो प्रत्यक्ष निष्पक्ष तरीका से होना चाहिए। यानी मतलब एक भी गलत वहाँ पर डिसीजन और गलत तरीका से वहाँ पर वोटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कभी कभी ऐसा होता है कि मुजरिम प्रवृत्ति के लोग भी आपके सरकार में आ जाएंगे, और जब आपकी सरकार में आ जाते हैं तो आपके यहाँ पर दिक्कत होगी, है ना। तो यहाँ पर वही कहता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। साथ ही सरकार कोई भी कानून संविधान के आधार पर ही बनाती है। सरकार जो है ना, देखिए सिर्फ सरकार ही नहीं है, सरकार के ऊपर भी होता है, क्या होता है, न्यायपालिका, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। संविधान, देखिए संविधान जो होता है इसकी रक्षा करने के लिए किसको जिम्मा दिया गया है, न्यायपालिका को। क्या, किसको, न्याय, यानी सबसे ऊपर कौन है, न्यायपालिका, यानी सरकार के ऊपर कौन है, न्यायपालिका। तो वही कहती है कि जो भी कानून होता है वो संविधान के आधार पर ही। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि लोकतंत्र जो है वह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है या नहीं। पहला हमने समझाया। दूसरा क्या है कि वैध सरकार का जो गठन है वह लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। यानी लोकतंत्र में जो सरकार का जो गठन होता है वो कौन करता है, जनता। सरकार को कौन चुनने का काम करे, जनता चुनने का काम करती है। और साथ ही सरकार का कोई भी जो कानून है ना, वह संविधान के आधार पर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कानून को बिना संविधान के आधार पर आप पारित कर सकते हैं। जो संविधान में प्रावधान है वही आप कर सकते हैं, संविधान से हटकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्था भी लोकतंत्र में रहती है। इस प्रकार संविधान में निष्ठा रखने वाले लोकतंत्र वह सरकार का क्या करता है, गठन करता है। चलिए आगे देखो। अब है अगला कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। वही क्वेश्चन है 5 नंबर का, इस तरह से पूछेगा। जो अभी हम लोग देखे वही सेम क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये पूछेगा आपको इस तरह से कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या समझेंगे कि उत्तरदायी सरकार का गठन, ठीक है। तो लोकतंत्र में सरकार का जो गठन है ना, वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। बोलिए, लोकतंत्र में सरकार का गठन कौन करता है, क्या कर रहा है। लोकतंत्र में सरकार का गठन जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, वही लोकतंत्र में सरकार का गठन करता है। अच्छा ये बताइए, आप किस प्रतिनिधि को चुने थे। आप नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे या अपना सांसद को वोट दिए थे। सांसद में बैठा है और ये सब सांसद जाकर संसद में सरकार का गठन करेगा। यानी जो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही क्या करता है, सरकार की गठन करता है। जनता द्वारा चुनी गई यह सरकार जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगर उत्तरदायी नहीं रहेगी तो 5 साल के बाद उसे फिर आना है।
क्योंकि 5 वर्ष के बाद जनादेश हेतु जनप्रतिनिधियों को पुनः जनता के पास ही आना पड़ता है। इस प्रकार अपना प्रतिनिधि चुनने की प्राप्ति जनता को देकर लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। अगला है वैध सरकार का गठन। सब हमने समझा दिया है पीछे। लोकतंत्र में सरकार का जो गठन है वो जनता के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। देखिए, आप सरकार का गठन करते हो ना, तो जो संविधान में प्रावधान बनाया हुआ है ना, वही प्रावधान के अनुसार आप सरकार का गठन करते हो, है ना। देखते हो हर इंसान एक ही वोट देता है, न कि 2 वोट देता है ना। इस प्रकार से आप संविधान में जो नियम कानून है उसी नियम के अनुसार क्या करते हो, सरकार बनाते हो। साथ ही सरकार कोई भी कानून संविधान के आधार पर ही बनाती है, और सरकार भी का भी दायित्व है कि कोई भी अगर कानून बनाएगा तो जो संविधान में है, ठीक है, उसी के आधार पर आपको कानून भी बनाना है। इसके अतिरिक्त सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, जो सरकार का जो कार्य है ना, उस कार्य की देख रेख के लिए कौन है, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कहती है कि गड़बड़ी करोगे तो कान ऐंठ देंगे, है ना। सरकार को सरकार को क्या कहती है कि अगर आप गड़बड़ी करोगे तो आपके ऊपर भी कोई है। अगर प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ अकेले देश में हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी होती है कौन, न्यायपालिका होती है। इस व्यवस्था भी लोकतंत्र में रहती है। इस प्रकार संविधान में निष्ठा रखने वाले लोकतंत्र वैध सरकार का गठन करते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत समझ में आया? चलो देखिए आगे क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हम क्या बोले थे, शुरू में ही बोले थे ना, सिर्फ इसमें लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ना है। क्वेश्चन में इधर उधर करने में कंफ्यूज भी बच्चे हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे। तो थोड़ा ना कहीं समझ लिए हो तो आपको हल्का फुल्का तो याद करना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि तोता की तरह रटो, रटो नहीं, इसको आप समझो, है ना। सबसे पहले कहता है लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। यानी लोकतंत्र जो है आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि आर्थिक मतलब अर्थ का, रुपया पैसा, और विकास मतलब विकास करना। तो आप बताइए, क्या लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि अधिक होगा या राजतंत्र में? बताइए, आर्थिक समृद्धि यानी विकास ज़्यादा लोकतंत्र में है या राजतंत्र में है? लोकतंत्र में। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश कहाँ के लोग हैं, यहाँ के कि यहाँ के? लोकतंत्र के। लोकतंत्र में खुश करने के लिए सरकार आपको क्या करती है, कुछ लोभ प्रलोभन देती है। ऐसा होता है ना, अगर आप खुश नहीं हो रहे हो तो आपको खुश करने के लिए कुछ न कुछ नियम लाते रहेगी, ताकि जनता हमसे क्या हो जाए, खुश हो जाए, और जनता खुश होगी तो हमें वोट करेगी। लेकिन राजतंत्र में आपको खुश करने के लिए आपको ज़बरदस्ती खुश करवाया जाता है। न खुश रहे काट देवल जाएगा, है ना, 6 इंच छोटा, है ना। तो आपको इस तरह से खुश कराया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर आपको जो है ना नेचुरल खुशी मिलता है, कहाँ पर? लोकतंत्र में। और राजतंत्र में आपको नेचुरल खुशी नहीं मिलता है, ये बनावटी खुशी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके अंदर दिल से खुशी निकल रहा है ना, ये चीज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। तो लोकतंत्र आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है, क्योंकि पहला नंबर पॉइंट दे के लिखेंगे क्या है कि लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अभी ना पढ़ाए हम, लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अभी हम बता रहे थे कि लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। क्योंकि जनता जिस नेता को चुनता है ना, वो नेता फिर उस नेता को फिर जनता के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगर वो उत्तरदायी नहीं रहता है, तो अगर एक बार तो हमने धोखा खाया, अगला बार हम धोखा खाने वाले नहीं है। तो उस समय जनता उस सरकार को क्या करती है, हटाने का कार्य करती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को दोबारा जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के पास ही जाना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन वहाँ है, लगभग आंसर एक ही, क्वेश्चन अलग अलग है, सबका आंसर लगभग समान दिख रहा है। इन प्रतिनिधियों के खुशहाली लाने के लिए आर्थिक समृद्धि और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी बोले ना
कि आपको सरकार खुशी लाने के लिए, आपके चेहरा पर मुस्कान लाने के लिए क्या क्या करती है। बहुत सारे अपने प्रतिनिधियों को खुशहाली लाने के लिए आर्थिक समृद्धि और विकास पर विशेष ध्यान देता है कि कितना हम विकास करें ताकि जनता खुश हो। हम जनता के लिए क्या करें, योजना बनता है, प्लान बनाया जाता है कि क्या क्या किया जाए कि जनता खुश हो जाओ, अगला बार भी वह वोट कर दे, है ना। तो सरकार इस प्रकार से करती है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में खुशी लाने के लिए क्या जबरदस्ती किया जाता है ना। उसको मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है कि तुमको खुश रहना है। भिखारी भारत में मिलता है ना, भारत में भिखारी मिलता है। ट्रेन में जाओगे तो भिखारी मिलेगा। कल हम गया चल गए ट्रेन में, लगभग हमारा 20 गो भिखारी मिला है। वो 20 गो से ऊपर है, कम से कम 50 गो है। सबके 5-5 रुपया देवल जाए तो 250 रुपया खर्चा है ना, इतना भिखारी लोग। लेकिन उत्तर कोरिया में भिखारी नहीं मिलेगा। क्या उत्तर कोरिया गरीब नहीं है? गरीबी है कि नहीं है? उत्तर कोरिया वाला कहता है कि हम जो भीख मांग देगा ओकरा दुनिया से उठा देंगे। भीख मांगी तो रोड पर अगर एक भी मिल गया और एक भी कहीं तो मिल गया कि हम गरीब हैं, कि हम जो ओकर स्वाहा खलास हटा, पता खाली चलना चाहिए उसको। कहता है ना कि इससे हमारे जो देश है ना, उससे हमारे देश की हंसी उड़ाएगा लोग, है ना। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं दिखाता है। अब भिखारी वहाँ नहीं रहता है। क्या गरीब है आदमी, मजबूर भी है, भूखे मर जाता है, लेकिन डरे भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि किम जोंग उसे मरवा देगा भीख मांगेगा तो, ठीक ना। तो ऐसा वहाँ पर प्रावधान है। और भिखारी लोग को तो कुछ सरकार को यहाँ पर भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब व्यवस्था कीजिए, उसको कुछ ना कुछ दीजिए, है ना। सरकारी योजनाओं को लाभ दीजिए। जो आप 5 किलो, हमारा लगता है कि जो 5 केजी आप अनाज देते हो, सक्षम घर में भी अनाज मिलता है। हम भी अनाज का लुत्फ उठाते, फ़ायदा उठाते हैं। अनाज की हमें आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं अपने आप को मानता हूँ। तो हम लोगों को अनाज की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में भी अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आपको भी अनाज की आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं आपका भी खेती है, खेती करते हो, धान गेहूँ होता है, आपका कोठी में भरा हुआ है चावल, अतइयो 5 केजी चावल वहाँ से मिलता है एक आदमी पर। ऐसे ही ऑलरेडी 5 कुंटल है, अतइयो वहाँ से मिलता है तो बनिया के जोक के लेके चल जाता है, बेच देता है, लोग पैसा कमाता है। तो हमें 5 केजी अनाज की आवश्यकता नहीं है। सरकार अगर हमें दे रही है तो ये गलत निर्णय है। मैं कहता हूँ ना, कहीं कहीं सरकारी योजनाओं, जो सरकारी प्लान होते हैं, वो प्लान जो है वो गलत निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जिसे रियल में आवश्यकता है आप उसे पूर्ति कीजिए, भिखारी खत्म हो जाएगा। जिसको नहीं चाहिए उसको भीख की कोई आवश्यकता, जिसको नहीं चाहिए उसको अनाज की कोई आवश्यकता उसको है। हम लोग को तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो हमें अनाज की आवश्यकता नहीं। तो सरकार को उसको देखना चाहिए। भारत में जितने भिखारी हैं उसको राशन योजना चालू कर दो, भीख मंगवाने के लिए बंद कर दो। 5,000 महीना का उसको दो, 10,000 दो, या उसको कोई काम दो। जो विकलांग है उसके लिए कुछ अगर काम है तो दो, नहीं एकदम विकलांग है, बेचारा कर ही नहीं सकता, तो क्या काम दोगे उसको? आप अपना सरकारी संस्था से आप लाभ उसको दीजिए। जो अनाज दे रहे हैं ये बंद करके वहाँ पर चलाइए, है ना। ये सब कहीं ना कहीं फेलुअर, सरकार की फेलुअर नीति है। जो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, खिचड़ी, ये सरकार की फेलुअर स्कीम है। अब बताइए कि 2 टाइम का भोजन माँ बाप जुटा ले रहा है और 1 टाइम का स्कूल देगा तो उसका पेट भर जाएगा? का लंच में गार्जियन उसको भोजन नहीं दे सकता है बच्चे को? अरे पढ़ाई तो चौपट हो गया है, जाता है थरिया ढन ढन आता है, सब लेके जाएगा, छिपली छिपा झोला में कस के, एकदम टाइम में देखते रहे कखनी 12:30 बजलो है, एकदम पहले से वेटिंग लिस्ट में रहेगा, लेकिन बतियात रहेगा एक दूसरे में, अरे का बन रही है रे आज, होता है कि नहीं होता है? अब बेचारा पढ़े ऐजा न जो सुगंध लेते नाक से सूंघ के आज कोची के महक आ रहा है, खाही में रह जाता है, खाता है, पेट भर जाता है, सो जाता है स्कूल में। प्राइवेट स्कूल बिना भोजन दिए हुए पढ़ा सकता है और बिना पैसा दिए हुए पढ़ा रहा है, उसके पास लोग पैसा देकर पढ़ने आता है। तो सरकारी स्कूल भोजन नहीं देगा तो क्या उसके पास बच्चा नहीं आएगा पढ़ने? आएगा कि नहीं आएगा? ये फेलुअर नीति है, जिसको देना चाहिए सरकार उसको नहीं देती है।
टॉपिक है। चलिए आगे देखो। तो पहला समझ में आ गया, खुशहाली लाने के लिए क्या करती है सरकार, अलग अलग अपना स्कीम लाती है। अगला है पॉइंट कि लोकतांत्रिक सरकारें अपनी आर्थिक नीतियां, यानी जो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो अपनी आर्थिक नीतियां मतलब समझते हो, आर्थिक मतलब एक बात समझ लेना, आर्थिक अर्थ मतलब पैसा, आर्थिक मतलब पैसा से संबंधित। तो जो भी आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए जो भी नीतियां लाती है वह जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर बनाती है। यानी आर्थिक जो भी सरकार नीति लाएगी वो जन कल्याण के लिए, यानी जनता का उससे क्या हो, कल्याण हो। कल्याण मतलब वो कल्याण ना कि चल चल बेटा तो कल्याण कर दे तू, तो वो कल्याण का बच्चा जब थे हम लोग तो हम लोग कहते थे, लड़ाई होता था कि चल चल तो आज कल्याण हो। तो हम लोग उस समय नहीं जानते थे कि कल्याण का मतलब क्या होता है रियल में। कल्याण का मतलब हम उस समय बच्चे थे तो यही समझते थे, कल्याण मतलब चल तो काम बना दे तू है ना। लेकिन कल्याण का मतलब जो होता है ना, अब जब बड़े हुए इसके बारे में जाने तब कल्याण का मतलब पता चला कि कल्याण का मतलब अच्छा चीज होता है। कल्याण का मतलब चलो आपका हम कुछ अच्छा करते हैं, ये चल ना तो बेटा हम काम बना दे तो, ये ना कल्याण का मतलब कुछ अच्छा करना होता है। तो वही सरकार जो भी स्कीम लाती है आर्थिक रूप से स्कीम, वो जन कल्याण के लिए, यानी जन मतलब जनता का अच्छा और जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर ही वो बनाती है, जिससे आर्थिक असमानता की कमी आती है। देखिए आर्थिक, अब जो सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो सबको समान रूप से उसमें भागीदारी बनवाती है, वो देखते हुए कि कहीं आर्थिक असमानता न फैल जाए, लोगों को यह न लगे कि उसको कुछ अच्छा हो रहा है हमारे हित में खराब हो रहा है, ऐसा भावना नहीं आना चाहिए, ये देखती है। और समावेशी विकास संभव हो पाता, और सबका जो विकास है ना एक समान हो पाता है, समावेशी विकास, सबको समान विकास हो पाता है। ठीक है, आगे है कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की जगह, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष की जगह सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय मतलब सबका साथ में लेकर, सबको एक साथ बैठाकर निर्णय लिया जाता है। वो कहाँ निर्णय लिए जाते हैं, संसद में। सब जितना सांसद है आया, कोई भी स्कीम की ये योजना है लागू होना चाहिए या नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। सही वोटिंग में कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेगा लोग, गिनती होगा। गलत वोटिंग कितने लोगों का है, होना नहीं चाहिए, वो हाथ खड़ा होगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो बिल पारित हो जाएगा। ऐसे होते हैं। तो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक उत्थान हेतु नीति बनाना आसान हो जाता है। और ये क्या होता है ना कि इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक जो उत्थान के लिए, यानी ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको उसके विकास के लिए ये नीति क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिसमें देश की आर्थिक समृद्धि आती है और देश का विकास होता है। बोले कोई दिक्कत है, समझ में आया? यानी कहने का मतलब है, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। तो पहले हमने क्या बताया कि लोकतंत्र जो है सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए क्योंकि सरकार 5 साल के बाद उस सरकार को जनता के पास ही जाना पड़ता है। आप इतना लिख सकते हो। दूसरा क्या बताया कि लोकतंत्र की जो सरकार है वो अपने आर्थिक जो नीतियां हैं वो जन कल्याण के लिए बनाती है ना। आज उस जन कल्याण के लिए बनाती है और उसमें आर्थिक जो समानता है, लोगों में असमानता, उसकी भावना कम होती है, मतलब कमी आती है और सबका समावेशी विकास होता है। अगला हमने बताया कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की जगह एक सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जिससे लोकतंत्र की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हो पाता है। ठीक है, चलिए खाली 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो फिर से एक क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं है, 9 है ना, 10 है जी। तो ये 4-5 स्लाइड है, ये है ना। चलो देखिए, कहता है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है
और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे। कहता है क्वेश्चन कि बताइए लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है। अच्छा, समाज में विषमता है कि नहीं है? अभी भी विषमता है, लेकिन कुछ हद तक है, बहुत कम है ना। लोकतंत्र में क्या है, सामाजिक विषमताओं को तो ध्यान में रखते हुए ऐसा काम किया जाता है ना कि सबका विकास एक समान हो, समावेशी विकास हो। तो वही कहता है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को दूर करने में मदद कर। लोकतंत्र में क्या होता है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं, सबको समान विकास के लिए सोचा जाता है। गोरा काला अमीर गरीब ये सब पर भेदभाव नहीं किया जाता है। जो सत्ता में जो साझेदारी होता है सबको समान रूप से मिलता है। तो ये सब विषमताओं को दूर करता है कौन? लोकतंत्र। और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण। असामंजस्य मतलब कि लोकतंत्र सबको क्या करता है, सामंजस्य बनाता है, यानी एक समान बनाता है ना। तो देखो क्या करता है लोकतंत्र, सामाजिक विषमताओं को हटाने में मददगार होता है। यानी लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विषमता को क्या करता है, हटाता है ना। अभी पता है ना आपको, सरकार से कोई किसी का गिला शिकवा शिकायत है किसी का कि फलना का ही काम हो रहा है तो हमारा नहीं हो रहा है। राशन कार्ड बना होगा सबका, बीपीएल में जिसका नाम होगा सबका बना होगा ना जी। आपको अनाज मिलता होगा तो सबको मिलवे करता होगा। ऐसा होता है क्या कि फलना के 5 किलो हमारा 2 किलो मिल रहा है। सरकार से ये स्कीम क्या है, ऐसा होता है क्या कि जाति को इतना मिलना चाहिए, जाति फलनावा हमारा वोट नहीं दिया उसको इतना मिलना चाहिए। मुखिया जी कहते कि फलनावा नहीं दिया ओकरा राशन मत दो, ऐसा होता है आपके। तो लोकतंत्र में क्या होता है, ये सब सामाजिक जो विषमता है इसी को ध्यान में रखा जाता है। अगर वोट आप दो या न दो, सबका समान रूप से काम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है। तो और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि देखिए सामंजस्य बढ़ाने का काम कैसे होता है और विषमता को दूर करने का काम कैसे होता है, निम्नलिखित तरीका है। पहला, लोकतंत्र में विषमता में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता होती है। देखिए लोकतंत्र में विषमता है नामला बहुत कम, और उसी विषमता में क्या है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है ना। सामंजस्य मतलब एक समान, विषमता मतलब अलग अलग, है ना। तो लोकतंत्र विषमता को क्या करता है, कम करता है। अगर लोकतंत्र यही ना रहता, राजतंत्र रहता ना, तो विषमता और ज़्यादा होता। तानाशाही जहाँ सरकार रहता वहाँ विषमता और ज़्यादा होता, और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर विषमता क्या है, बहुत कम है। और वही विषमता की कमी जो है ना, तो अब बताइए विषमता जितना कमी होगा सामंजस्य उतना अधिक होगा, क्योंकि सब लोग मिलकर रहेंगे, है ना। और लोकतंत्र में यही है, सब लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। लोकतंत्र देखिए और क्या करता है, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए और विषमता को दूर करने के लिए लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र मतलब तुम ही क्षेत्र को हम ही क्षेत्र के हैं, जाति मतलब जाति पाति समझते हो, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम, लिंग का मतलब पुरुष महिला ट्रांसजेंडर, है ना, ये सब। भाषा यानी तुम्हारा भाषा ये है, आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है लोकतंत्र में। ये सब को लेकर कोई भेदभाव नहीं। सब भेदभाव होता है लोकतंत्र में, सरकार कोई भेदभाव करती है इसके तरह को, वो बिहार का है तो उत्तर प्रदेश का है, ऐसा व्यवहार यहाँ पर नहीं है। जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता है लोकतंत्र में, धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होता, लिंग के लेकर भेदभाव नहीं होता, भाषा को लेकर भेदभाव नहीं होता है। ऐसा करती है क्या भाषा के लेकर कि आप बिहारी हो और आप दिल्ली में चल जाओगे तो दिल्ली सरकार आपको भगाती है, काम करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। या दिल्ली से कोई आकर बिहार में बस गया, उसको बिहार सरकार कहती है कि तू दिल्ली वाला तू भाग, ऐसा होता है नहीं। सबको लोकतंत्र में एक समान अधिकार मिलता है और सभी नागरिकों को जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध कराता है। यही ना इस सब से क्या हो रहा है, विषमता दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सामंजस्य स्थापित हो रहा है, यानी एक साथ हो रहा है। घड़ी मत देखो, है ना, घड़ी देखोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं
अपने आप को बोर महसूस करोगे ना। तो घड़ी मत देखो, आराम से पढ़ो, ख़त्म करेंगे रोज़। हर संडे को एकदम एक चैप्टर, कोई चैप्टर उठाए उसको ख़त्म एक दिन में, है ना। अब बाकी एक बार खाली वीडियो जाकर घर देख लेना, एकदम कंप्लीट पूरा, है ना। देखो कल हम चेक करेंगे अपना कौन कौन देखा है ना, सबका मेल आईडी डाल के। चलो आगे देखो, अगला है कि लोकतंत्र विभिन्न जातियां, यानी अलग अलग जातियां धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित कर जातीय एवं धार्मिक विषमताओं को क्या करता है, दूर करता है। यानी लोकतंत्र अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के विषमताओं को क्या करता है, दूर करता है ना। सामंजस्य मतलब इस सब जाति में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है, और जातीय और धार्मिक विषमता को क्या करता है, वह दूर करता है। चलिए अगला है कि लोकतंत्र जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास बढ़ाता है। जनता के बीच की समझदारी को और विश्वास को बढ़ाता है, जिससे सामाजिक विषमता में क्या आती है, कमी आती है। अगला है कि समाज में व्याप्त विषमता, यानी समाज में व्याप्त विषमता को पूर्णतः समाप्त कर देना किसी भी शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। देखिए कहा गया है कि समाज जो है ना, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जो सामाजिक विषमता है ना, समाज में जो भेदभाव, उसको आप पूर्ण रूप से, लोकतंत्र हो चाहे दुनिया के कोई शासन प्रणाली हो, उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकती है। ये कभी संभव नहीं है ना। तब विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना किसी भी शासन व्यवस्था में संभव नहीं है, परंतु गैर लोकतांत्रिक देशों में जहां विषमताओं को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, कहे ना कि हम लोग का जो लोकतंत्र है उसमें नेता सब क्या करता है कि हम लोग को खुश करने के लिए अलग अलग स्कीम लाता है, हम लोग को खुश करने का प्रयास करता है, लेकिन राजतंत्र में उसको बलपूर्वक खुश किया जाता है। वही कहते हैं बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। वहीं लोकतांत्रिक देशों में बातचीत और आपसी समझदारी से विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र किन स्थिति एवं सामाजिक विषमता को दूर करने में मददगार होती है। पहला क्या हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र जो है ना, वो विषमता में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता होती है। किसमें? लोकतंत्र में। यानी विषमता में ही सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होती है। अगला कि लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। थर्ड नंबर था कि लोकतांत्रिक विभिन्न जातियां, लोकतंत्र विभिन्न जातियां और धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और विषमता को क्या करता है? दूर करता है। अगला था कि लोकतंत्र जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे सामाजिक विषमता में कमी आती है। और एक पॉइंट था कि समाज में जो व्याप्त विषमता है ना, वो कोई शासन प्रणाली खत्म नहीं कर, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर बिहार सरकार बोल दे कि दारू बंद, तो दारू बंद हो जा रहा है जी। दारू बंद है अभी बिहार में, तो बैन है शराब, लेकिन शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सरकार तो स्कीम लाई, इसका पालन कौन करेगा? जनता करेगा। तो लोकतंत्र हम लोग के देश में है, तो जो विषमता है एक दूसरे से, जो विषमता, उसको सरकार कैसे पूर्ण रूप से खत्म कर देगी, है ना। अब तो दिल में तो जादू थोड़ी जानता है कि जादू से पूरा एकदम जितना समानता है एक सामंजस्य ला दे और विषमता को खत्म कर दे। ऐसा जादू नहीं ना किया जा सकता है आपके ऊपर। वो आपके अंदर की भावना है, आप कैसे सोच रहे हो, है ना, ये चीज होता है। लेकिन कम होता है कुछ हद तक। चलिए आगे का स्लाइड में है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। देखिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। यानी लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन है, उस सामाजिक विभाजन को लोकतंत्र कैसे संभालने का काम करती है। तो समझेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में विभिन्न जाति समूह की आशंकाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी
जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जातीय समूह की आकांक्षा के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, ये आपकी जो जनता की जो आकांक्षा होती है, उस आकांक्षाओं को जब वो पता चलता है सरकार को, तो वो सरकार चाहती है कि जो जनता की आकांक्षा है, जो जनता का मांग है, जो जनता चाह रही है, मैं उस पर खड़े उतरूं, मैं उस काम को करूं। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अंदर के प्रतिद्वंदियों को संभालने का प्रक्रिया विकसित कर लेती है। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि सामान्य तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अंदर की जो प्रतिद्वंदियाँ हैं उसको क्या करना, संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। यानी वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि लोकतंत्र में कि जो शासन की जो प्रणाली है, जो शासन जो चलाता है, वह चाहता है कि जो हमारे अंदर का जो प्रतिद्वंदी है ना, मैं उसको समाप्त कर जनता के प्रति मैं जनता के लिए मैं खड़े उतरूं। ऐसा करने से इन सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना बहुत हद तक रुक जाता है। और जब ऐसा नेता लोग करने लगेगा तो जो सामाजिक जो विषमता है वो क्या करेगा, काफ़ी हद तक रुक जाएगा। अरे घर का जब मुखिया सुधर जाएगा तो नीचे वाला कभी झगड़ा करेगा? हैं? देखते हो, घर का जो मालिक होता है ना, अगर ढंग का रहता है ना तो बड़ा ढंग का उसका चलता है घर परिवार, है ना। जब मालिक वहाँ पर गड़बड़ाया ना तो पूरा सिस्टम में वहाँ पर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हालांकि यह भी सही है कि कोई भी शासन विभिन्न सामाजिक समूहों के टकरावों एवं मतभेदों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है। यानी यहाँ अभी इसके पहले भी मैं बताया कि लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो या कोई भी हो, जो सामाजिक जो विभेद है ना लोगों में, वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में मतभेदों और सामाजिक विभेदों का आदर किया जाता है। इसके लिए सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का सार्थक प्रयास किया जाता है। यानी इसको खत्म करने के लिए लोकतंत्र में जो सामाजिक विभेद है इसको आदर किया जाता है, और इसको खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है, सत्ता में सबकी साझेदारी समान रूप से देती है ना। सत्ता में साझेदारी का मतलब ये आप समझते हो क्या कि जो नेता लोग हैं वो सत्ता में साझेदार है? नहीं, सत्ता में साझेदारी का मतलब यह होता है कि देश के हर वो नागरिक सत्ता में साझेदार है जो वोट करता हो। ठीक है, जो वोट कर रहा हो सत्ता में साझेदार है। 18 साल के हो जाइएगा, आपको भी वोट करने का मौका मिलेगा पहला बार, तो आप भी उस समय सत्ता में साझेदार हो जाइएगा। ठीक है। आए, अरे तू सब तो लोकतंत्र की हत्या किया है, वो तो सब वोट दिया है, हैं? ये सब वोट दिया, लोकतंत्र की हत्या किया होगा कि वोट थोड़ी दिया होगा 14 साल में। जिसका 16 साल में वोट देने का कहाँ पर लिखा हुआ है कि मताधिकार का मतलब 16 साल में है? हैं? 18 साल मत देने का अधिकार कितना साल में हमें मिलता है? 18 साल की उम्र में। आप 18 साल से कम की उम्र में आप वोट दे रहे हो, तो आपको पता थोड़े लोकतंत्र में क्या है, मतलब आप वोट 18 साल से नीचे के समय में दे रहे हो ना, तो आप उस समय ना समझ हो, आप गलत सरकार का भी चयन करके कर लोगे, और गलत सरकार का आप चयन करोगे तो उस समय लोकतंत्र की हत्या होगी। तो आप लोग ये करने वाले हो, है ना। आप लोग जाति पाति के नाम पर वोट कर दिया सब, न हो हैं हो कि दिल्ली चल गई, पटना में है, गया है कि ना मुन्ना मिले। अब वो आ रही है 1 लाख वाली, हैं? नहीं आ रही है जी। वो भेटेगी जहिया ना, पक्का कह देंगे। हमारा वो भेट गई उसी दिन कहेंगे कि 1 लाख पैसा कहाँ गया मैम। अरे हमारा भी 2-3 गो महिला लोग है, 1 लाख लाइए कि, है ना। समझ गया ना। वो जहानाबाद तरफ की है वो शायद। चलो देखो आगे। आए, रोहतास के है, गया है का घरे उरे हो, बड़ा तू जान रहा है। वो टिकटॉक वाली है, हो इंस्टाग्राम खूब चलाती है।
हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर कभी कभी, है ना। अच्छा फॉलोवर भी है। चलो देखो आगे, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल। अच्छा, ये इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र असफल है? भारतीय लोकतंत्र काफ़ी हद तक सफल है, क्योंकि दुनिया का सबसे शासन प्रणाली में अगर महत्वपूर्ण और बेस्ट माना जाए तो क्या है? लोकतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र काफ़ी हद तक सफल है, क्योंकि यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार, जाति पाति भेदभाव ये सब नहीं होता है, और विषमता को दूर किया जाता है और सामंजस्य को स्थापित किया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र काफ़ी हद तक सफल है। अब देखो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर तो हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम कुछ और बता रहे हैं। तो जो हम बोले ना आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई ज़रूरी जो आंसर है हम उसी को लिखें, ठीक है। देखिए कहता है कि भारतीय लोकतंत्र काफ़ी हद तक क्या है? सफल है। भारत के पड़ोसी देश जहां आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? नेपाल की, क्योंकि हम लोग का वो पड़ोसी देश है वहाँ। अच्छा ये बताइए, खराब लोकतंत्र हमारा रहता 100 देश में लोकतंत्र है, 100 देश यानी आधा देश में क्या है? लोकतंत्र है। और बहुत सारे जो देश हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, राजा से, तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, ताकि हमें भी क्या प्राप्त हो? लोकतंत्र प्राप्त हो। वही भारत में लोकतंत्र की जड़ें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है, यानी जितना जड़ गहरा होगा पेड़ उतना ही क्या होता है? मजबूत होता है। उसी तरह से लोकतंत्र है, दिन पर दिन भारत की लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो क्या होती जा रही है? अंदर धंसती जा रही है, जड़ें मजबूत हो रही है। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव, देखिए 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, कब हुआ था? 2009 में। इसी समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। 15वीं लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने लोकतंत्र में एक कानून पारित किया था कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक छवि के हैं तो उसको चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोकतंत्र का क्या होता है? हानि होती है। यही होता है ना। हाँ, कौन? रवि किशन, धर्मेंद्र चौधरी। और सबके गार्जियन के नाम में याद है, मम्मी तक के नाम याद हो गया है। लगभग 28 सीमा देवी मम्मी के नाम है ना। कोचिंग के बच्चा के मम्मी के नाम नहीं जानते होंगे, तुर नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कोचिंग का बच्चा को नहीं जानते होंगे, लेकिन स्कूल में जो आया है बच्चा होगा ओकरा पापा मम्मी दोनों के नाम जानते हैं। देखो फ़ोन किया बता दिए कि ये नाम है, 250 से 300 बच्चा के नाम पता है उसका, मम्मी और पापा दोनों। और जो स्कूल का है उसको भी बता सकते हैं, ओकरा मम्मी के नाम याद होगा। ना कुछ अजीब टाइप के नाम में है जी। अरे कुछ पूछो ना, अजीब टाइप का नाम है ना जी, कुछ क्या नाम है? कहे ना कि अजीब टाइप का नाम है, वो देखो याद था। देखो बहुत सारा है, चलो ठीक है। तोरो मम्मी के नाम याद है, तू कहला ताक रहा है। देखो तो 15वीं चलिए बातें हो गई। 15वीं जो लोकसभा था, उस 15वीं लोकसभा में उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने एक कानून पारित किया कि जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं वह चुनाव में खड़े नहीं होंगे, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में कौन आए? एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ऐसा बॉल मारा कि पूरा दुनिया को क्लीन बोल्ड किए, है ना, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे बॉलर बड़ा, बुमराह फेल है, जसप्रीत बुमराह फेल है उनके आगे, कुछ नहीं।
बुमराह क्या विकेट उड़ाता है, पूरा देश के उड़ा देंगे है ना। चलो आगे देखो, देश के उड़ा देंगे मतलब वो नहीं, देश के बोल्ड कर देंगे, मतलब आपके दिमाग को क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, और फिर से आप उनको वोट कर ही दोगे। नहीं ठीक है, काफ़ी हद तक हमारा देश विकास भी किया है, गलत नहीं है, काफ़ी हद तक विकास किया है ना। अरे कांग्रेस के रीजन में कितना हम लोग विकास किए थे, कांग्रेस तो और बेकार थी जी, पढ़े नहीं हो है ना। इंदिरा गांधी की सरकार के बारे में पढ़े हो ना, अच्छा कर रही थी, उससे तो बढ़िया है ना। तब चलिए मूल्यांकन करते हैं, तो पता चलता है कि भारत के जनता ने पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। 15वीं लोकसभा में भारत की जनता ने क्या किया कि पूरे आपराधिक जो छवि के लोग हैं उनको खारिज कर दिया गया कि चुनाव में खड़ा नहीं होगा। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, परंतु अपनी कमियों के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा अधिकाधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने में सफल रहा है। सत्ता में लोगों को साझेदार कहाँ से बनाता है, विकेंद्रीकरण से, क्योंकि ऊपर जो भी योजनाएं पास होती है वो नीचे हर वो इंसान के पास आता है ना। जो भारतीय लोकतंत्र को क्या करता है, सफलता को स्पष्ट कर देता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखो, भारतीय लोकतंत्र को सफलता के कारक तत्व बताए, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यानी लोकतंत्र को अगर भारत में सफल बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बताइए, लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा जो है ना अगर मेन भूमिका निभाती है सफल बनाने में, तो शिक्षा का प्रसार। जहाँ पर जितना ज़्यादा शिक्षित लोग रहेगा वहाँ पर लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, देखते हो कभी भी अनपढ़ लोग जब लड़ाई करता है ना तो लाठी से करता है। महिला के देख लो ना, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है और झगड़ा जब करेगी ना, पड़ोसी का झगड़ा देखो अगर पड़ोसी में अब झगड़े ना होता है, उधर झगड़ा हो ना देखे में मजा आता है। औरत के झगड़ा देखो, औरत के झगड़ा देखो, झोकरा झोकरी देखो, वो मजा कब आएगा पता है, जब एक दूसरे का झोकरा पकड़ेगा सर कनी, वो देखो वो लोग में गाली देखो, एक पता ना कैसे सीखले रहती है से कहाँ से ऐसा गाली बकेगी ना, ऐसा कि वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी। जो ना बोलना है वह बोल देगी, और लड़ाई करी तो ऐसा हिडन बात बोल देगी, वहाँ से पढ़ा लिखा लोग क्या हो जाता है, भाग जाता है। लाजे ओकरा लाज लगे चाहे न लगे, लेकिन उस गाली सुन के पढ़े लिखे इंसान लजाकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे वहाँ पर होता है। तो शिक्षा का प्रसार यही कमी है, जहाँ पर शिक्षा का प्रसार है ना वहाँ पर ये सब नहीं होता। शिक्षित लोग को कभी लड़ते हुए आप नहीं देखे हैं, वो लड़ेगा, दिमाग से लड़ेगा, कलम का मार मारेगा, हमेशा के लिए अंदर कर देगा। शिक्षा का मार और ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो वही शिक्षा का प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम वैसे ही नेता को वोट करेंगे ना जो हम लोग को विकास करे। आप कभी भी एकदम देखना, एकदम गारंटी देते हैं। कैमरा ऑन है, हम बोल नहीं सकते हैं, कैमरा जब ऑफ होगा हम इस बात को बता सकते हैं कि वही लोग वैसे नेता को वोट देंगे जो शिक्षित नहीं है। शिक्षित लोग जाति पाति पर वोट नहीं देता है, जो शिक्षित लोग हो जाते हैं वो जाति पाति पर वोट नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिलेंगे, उस जाति के नेता साहब हैं लेकिन वो जतवा वोट नहीं देगा उनको। क्या आप समझते हैं क्या लालू यादव को सब यादव परिवार वोट देता है? क्या नहीं देता है, सब दे देता ना, तो लालू यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं हटते। क्यों? क्योंकि यादव परिवार का संख्या बहुत ज़्यादा है ना। 17 के 18% है जी, है तो 18% तो आप ही लोग हो गए। अब बताओ खुद 18% वोट हो जाए, मुसलमान का वोट पड़ जाएगा, तो लालू यादव कभी ऐसा न मुख्यमंत्री न बने। लेकिन सब यादव वोट उनको नहीं करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया ना उससे कहीं ना कहीं फिर में नहीं रहेगा वो। और होना भी चाहिए। एक सरकार को आप कितना दिन बैठाओगे? हमको ये मानना है, आप आरजेडी को लाए हो ना जी, 15 साल देख लिए हो ना शासनकाल। आप जदयू को नीतीश चाचा के देखे हो ना, 20 साल रह गए ना, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए 20 साल में।
नियम क्या कहता है, 20 साल में के साल मुख्यमंत्री बनेंगे, 4 बार शपथ लेने के लिए, ये 9 बार शपथ ले लिए, ये कैसन पलटू हैं देख लो, है ना, पलट पलट के शपथ लेते हैं। तो आप नीतीश कुमार को देखे हो, आप लालू यादव को देखे हो, तो लोकतंत्र यह कहता है ना कि अगर आपको जो चीज़ बेस्ट नहीं लग रहा है उसको आप हटाओ, किसी और को मौका दो। लोगों को दिल में डर बनेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमें जनता क्या कर रही है, हटा रही है। अमेरिका जैसा राष्ट्र देखो, अमेरिका में एक नियम, एक संविधान में अमेरिका में लिखा गया है ना, अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी जो नेता है वह 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, यानी 10 साल, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, हार्डली 2 बार। 2 बार के लिए क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा वो। 2 बार के बाद वो तीसरा बार राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वो रिटायर कर दिया जाएगा, उसका नॉमिनेशन नहीं भराएगा। और बिहार और भारत, हम लोग का देश में क्या है, कितनो बूढ़ा हुई तो रहो 75 साल तक है कि 50 बार का है ना तुम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसा सिस्टम यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या है, शिक्षा में कमी है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होगा, लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। अगला, अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान। जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, उसकी आकांक्षा पर अगर आप समान रूप से ध्यान दे रहे हो, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या कम हो। ऐसा नहीं हो कि सरकार जिसकी संख्या कम है उसको अधिकार से ही वंचित कर दे, श्रीलंका जैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा, कमजोर होगा। लोकतंत्र को मजबूत करना है, शिक्षा में प्रसार, अल्पसंख्यकों में उसकी जो आकांक्षा है, जो चाह है, आकांक्षा मतलब चाह होता है। क्या है तू सब अपने में कुछ ना कुछ करती रहती है जी, मक्खी है तो मक्खी है तो क्या करेगा, लिख दिया तो लिख दिया, लिखने अल्पसंख्यक आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना। तीसरा है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, और जो राजनीतिक दल है उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक असमताओं को क्या करना, दूर करना, और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना, ये सब क्या है, भारत में लोकतंत्र को सफल बना सकता है। ये सब पॉइंट बोले, कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो कितना है वो, किस स्लाइड है, ऑब्जेक्टिव का एक बार सेट चलाएंगे, उस समय खत्म कर लेंगे, है ना। चलिए हो गया, हाँ चलिए आगे है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। अब बताओ, अभी पूछ रहे क्वेश्चन ना कि जो भारत में जो लोकतंत्र है उसका भविष्य को आप कैसे देखते हैं। तो हम तो देख रहे हैं जी, इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है ना। हम तो देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। तो आप पूछो कि आप कैसे कह सकते हैं सर, है ना। हम इसका आंसर बता सकते हैं कि हम कैसे कह रहे हैं कि इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि 195 देश में 100 देश में लोकतंत्र कायम हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, लोकतंत्र में जाऊं। तो आगे आने वाले भविष्य में लोकतंत्र क्या होगा, सबसे आगे हो, आज भी है और आने वाले भविष्य में इसका जो है लोकतंत्र का जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफ़ी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं। कमियां आपको हम बता दिए, क्या क्या कमियां था, है ना। कुछ महक रहा है का, नकवा तो मुंदले है, हाँ तो कभी नकवा तो मूंद लेती है, तो तन 2 मिनट नकवा मुँह दोनों मूंद के देखो, है ना। या तो बच ही जाओ नहीं तो खत्मे हो जाओ नहीं है, या तो रहो ना तो जाओ, बस काम खत्म। 2 मिनट दोनों मूंदो, खैर नकवा क्या मूंदती है, अब मुँह तो ससवा लेवे करती, कोई यो मूंद कुछ महक। हम बहुत को देखे महकेगा ना तो नकवा मूंदेगा, मुँह खुला रखा, अरे भक्चोंदरा तो मुँहवा देते जाते उस काश में, मूंदो तो दोनों मूंदो, कब तक मूंदेगा, मूंदो ना। ऑक्सीजन तो औकादे पता चला देगा कि हमारा का महत्व है। पेड़े लगावेला
पेड़े लगाना चालू कर दोगे कि बाप रे बाप ऑक्सीजन का इतना महत्व है ना। देखिए कमियां भी है, परंतु इस कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है, ऐसा नहीं है, इस कमियां को दूर करने की प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित होगा। बोले कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। अगला है कि लोकतंत्र की सफलता की कौन कौन सी आवश्यक शर्तें, अभी हमने पढ़ाया है वही चीज, उसी को थोड़ा सा आगे विश्लेषण कर दिए हैं कि लोकतंत्र की जो सफलता है उस सफलता की कौन कौन सी आवश्यक शर्त है, यानी कौन कौन सी शर्त से लोकतंत्र क्या होगा, सफल होगा। तो देखिए सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्त इस प्रकार है। पहला, जनता में जागरूकता। देखिए लोकतंत्र के लिए जनता में जागरूकता का होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे चुनाव कर लेते हैं प्रतिनिधि को जो हमारे हित में नहीं काम करेगा। तो ये चीज जागरूक होना हमें पड़ेगा। जब हम शिक्षित होंगे तो हमें जागरूकता ये होनी चाहिए कि हम वैसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारे हित में काम करे, है ना। देखिए कहा गया है कि प्रतिनिधि को हम कैसे चुनेंगे, हम उसके काम के आधार पर चुनेंगे, हम उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर चुनेंगे, हम उसके बैकग्राउंड प्रवृत्ति के आधार पर चुनेंगे कि वो कैसा है। ठीक है, बस यही तीन चुनने का तरीका तीन है। लोकतंत्र में हम किसी भी जनप्रतिनिधि को तीन तरह से समझ सकते हैं। पहला, शिक्षा, वो कितना एजुकेटेड है। दूसरा, वह समाज में कैसा काम कर रहा है। और तीसरा, उसका जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वह कैसा रहा है। अगर चौथा चीज चुन रहे हो, कौन वाला, जाति वाला, तो ये चुनल जाता है भारत में कहाँ, जब बेटा के शादी करोगे, पुतोह लाओगे, उस समय के अपने जात का होना चाहिए। वो कहाँ चुना जाता है, वहाँ पर, और कहीं नहीं। तो लोकतंत्र बुरा न माना जी, पढ़ाना ये सब हम पढ़ाते हैं ना, कोई ऐसा नहीं कहे कि किसी पर हम टारगेट बोल करते हैं, ये हम लोग को पढ़ाना होता है। लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र कभी देखो जाति के आधार पर वोट करना है, कभी देख रहे हो, कभी पढ़े हो आप लोग कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, जाति लिखल है, कहीं लिखल देखे हो? नहीं, ये आपके अंदर की जो भावना है वो आप करते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जब लोकतंत्र को मजबूत करने की बात आती है तो ये चीज़ होता है कि हमें इस तरह से प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है ना। तो पहला है जनता की जागरूकता, यानी भारत में जनता की जागरूकता के लिए सरकार क्या है, तत्पर है। राजनीतिक दल एवं मीडिया भारत में जनता की जागरूकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए जनता की जागरूकता के लिए क्या कर, जनता को जागरूक कौन बनाती है, सरकार। सरकार हमेशा आपको जागरूक बनाने के लिए तत्पर है। और मीडिया न्यूज के माध्यम से आपको जागरूक बनाती है। मीडिया को कौन सा स्तंभ कहा जाता है, चौथा, कौन सा, चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को कौन सा स्तंभ बोला जाता है, चौथा स्तंभ। यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है, मीडिया है। लेकिन है जी मीडिया चौथा स्तंभ नहीं रही है। मीडिया आज हो गई है गोदी मीडिया, मीडिया आज हो गई है बिकाऊ मीडिया। बस बिक जाती है, पैसा लेती है और न्यूज चला देती है। जो गड़बड़ सरबड़ कुछ भी न्यूज है उसको चला दिया जाता है पैसा के बल पर, ठीक ना। तो यहाँ पे न्यूज भी आज बिक चुकी है। तो चौथा स्तंभ तो है, लेकिन हम मानते नहीं कि चौथा स्तंभ है जी। चौथा स्तंभ मीडिया हम बोल रहे हैं। तीसरा, तीन स्तंभ कौन है जी, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तू लोग को पूछना चाहिए। चौथा स्तंभ जब मीडिया को हम बोल रहे हैं तो बाकी का तीन स्तंभ का नाम बताइए, बोलो। देखिए चौथा स्तंभ जब मीडिया है तो तीन जो स्तंभ है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीन स्तंभ ये हैं। चौथा स्तंभ मीडिया है। बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया जी, लगता है लगभग 1 घंटा ये हो गया, 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, नहीं जल्दी ख़त्म करते हैं। चलो देखो, ठीक है। अगला देखो, लोकतंत्र में आस्था और विश्वास, यानी लोगों को लोकतंत्र में आस्था रखना चाहिए और उसमें विश्वास करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था है। यही कारण है कि हमने आज़ादी के बाद लोकतंत्र को
अपनाया, क्योंकि हमने लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना, इसीलिए आज़ादी, जब आज़ादी हमें मिली तो हमने राजतंत्र को नहीं अपनाया, हमने किसको अपनाया? लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र को अपनाया। शिक्षा, लोकतंत्र को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है शिक्षा। लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान कराती है और मतदाता अपने मताधिकार का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम से ही करता है, ठीक ना। तो कल देखिए, शिक्षित लोग जो है ना अपना अधिकार को भली भांति वह जानता है। कल ऐसा हुआ कि हम जब गए तो इधर से तो टिकट लिए क्योंकि भरपूर समय था, ठीक है, तो इधर से ट्रेन का टिकट लिए चल गया। अब गए ना तो एकाएक हमको पता चला कि जिस काम के लिए हम गए थे वो काम नहीं होगा, हमारा वो काम नहीं होगा, जाना भी बेकार है। तो हम वहाँ पर जहाँ जाना था हमको यूनिवर्सिटी में, वहाँ गए भी नहीं, और जो ट्रेनवा में गए थे वही ट्रेन को फिर पुनः वापस लौटना था, तो वही में हम बैठ गए। अब बैठे, हमको एक ठुप याद नहीं था कि टिकटो ले, हम लोग बैठ गए उसमें। अब जब टाइम हो गया ना खुलने का तो एकाएक याद आया कि टिकट न लिए, तो हम सोचे कि चले जाए, अभी करी कि जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, लेट हो जाएगा, चलो बैठो जो होगा सो देखा जाएगा। गए तो रास्ता में कोई कह दिया ना कि बड़ा ज़बरदस्त चेकिंग है। अब डरा गई। अब लेकिन हम नहीं डराए, हम नहीं डरे, हम पढ़े लिखे थे, हमको पता था रूल्स रेगुलेशन क्या है। रूल्स रेगुलेशन यही है कि हमको कुछ लॉस होता, फाइन हम पर लगता है, थोड़ी जेल में हम चल जाते। हमने कोई अपराध थोड़े किया है कि हमको जेल में डाल दीजिएगा, 3 महीना ला जेल में रहेंगे। टिकट न लेने का रूल होता है। धारा 138 के तहत क्या होता है, 250 रुपया फाइन कसा जाता है एक इंसान पर। एक आदमी पर कितना फाइन? 250 रुपया फाइन है। और जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट, मतलब शुरुआती से लेकर अंतिम तक, यानी गया से पटना जाती है ट्रेन, उसका जितना टिकट होगा उसका फाइन, उसका यानी 50 रुपया वो धर लो, 250 रुपया वो, 250 या 50, 300 हम और 300 उसका, यानी 600 रुपया हमको फाइन लगता। हम आराम से थे, 600 रुपया दे दी, काम खत्म। अब तो अब बुड़बक जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, टिकट बाप रे चेक, कोई चलते ट्रेन से कूद ना जाए, वो बुड़बक नहीं कूद जाता है। और नहीं पढ़ा लिखा रहे ये ना कहीं जेल में न चल जाए, उसका यही लगेगा। तो यही होता है, शिक्षा जब आपके अंदर आ जाएगी ना तो आपको पता चलेगा ना कि हमारा अधिकार और कर्तव्य क्या है, उसका सही ज्ञान पता हो जाएगा। हम उस समय हम कितना भी होता हम आराम से बैठे थे, 600 रुपया जाएगा। 600 रुपया कौन बड़ा बात है, कुछ नहीं है। और 6,000 भी कुछ बड़ा बात नहीं है, जान से तो ये सब कम ही है ना। और अनपढ़ लोग रहे ना तो बचे के चक्कर में कहीं धरा जाम ना तो कूद जाए, कूद के गोड़ उड़ कट गई तो जिंदगी भर ओकरा अथी हो गया। ओकरो भी अगर ये पता होगा कितना फाइन तो भी नहीं कूदेगा, है ना। तो ये चीज़ पढ़ाई लिखाई जब आप कीजिएगा तो आपके पास हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है ना। लोकतंत्र क्या है? अधूरा है। आर्थिक समानता अगर नहीं है देश में सबके पास, वो लोकतंत्र क्या उस समय अधूरा है। आर्थिक समानता स्थापित कर ही लोकतंत्र को क्या किया जा सकता है? सफल बनाया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना आवश्यक है। यानी लोकतंत्र की अगर स्थापना करना है तो स्थानीय स्वशासन यानी मुखिया विधायक ये सब का पद मिलना चाहिए। ये इस व्यवस्था में समस्याओं का समाधान शीघ्र हो पाता है। अगर आपके गांव में मुखिया न रहे, कोई भी समस्या हो तो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए आपको समय लगेगा कि नहीं अब मुखिया जी बगले में हथिन, घर के बगल में चल गई, अपना समस्या उनको सुना दिए और वो आप मेरा समस्या को कहीं और भेजेंगे तो उस समय जल्दी काम होगा। तो स्थानीय स्वशासन जब रहती है उस समय शीघ्र ही काम हो पाता है। स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। बोलिए कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। चलो एक स्लाइड है, लास्ट है। चलो देखो कहता क्या है कि भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 विशेषता का वर्णन करें। यानी भारत के लोकतंत्र की 4 विशेषता, ये आप लोग खुद से लिख सकते हो जी। विशेषता सबसे पहला वयस्क मताधिकार विशेषता में है। यानी हमारे देश में मत देने का अधिकार कितना साल पर मिला है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे तभी हमें मत देने का अधिकार मिलेगा। यानी वयस्क मताधिकार भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जी, हमारे देश में प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष हम शासन नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं
किसी प्रतिनिधि को और उस प्रतिनिधि से हम शासन करवाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन संचालित होता है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, नागरिकों का मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय लोकतंत्र में की 4 विशेषता है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है ये पहचानेंगे। तो मौलिक अधिकार कब पहचानेंगे? हम अनपढ़ रहेंगे तो, पढ़े लिखे हो जाएंगे तभी हम मौलिक अधिकार को हम पहचान पाएंगे। आप जो अनपढ़ लोगों से पूछिएगा आपका मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक का वही मौलिक, ओकरा मौलिक को नहीं पता है। मौलिक अधिकार हमारा क्या है? शिक्षा, आवास, रोटी, हमारा ये मौलिक अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। और मौलिक अधिकार में 12वीं क्लास तक आपकी मौलिक अधिकार है कि सरकार आपको फ्री एजुकेशन दे। कभी सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है एजुकेशन के लिए, लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें पैसा मिलती है। कुछ लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा मिलती है सरकारी स्कूल में तो सरकार पैसा देती है। वो पैसा किसका रहता है? हम लोग के टैक्स का पैसा रहता है। भोजन पर, कपड़ा पर, हर चीज़ लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, रोड पर चलते हैं, सबका जो टैक्स देते हैं वही सब टैक्स से सरकारी संस्थाएं चलती है और हम लोगों को वो लाभ मिलता है। अगला है नागरिकों का मौलिक। भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं और उनके संरक्षण मतलब उनके बचाव का उत्तरदायित्व सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के दिया गया है। जो मौलिक अधिकार है ना, उस मौलिक अधिकार को संरक्षण का उपाय किसे दिया गया? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। अगर कोई बीच में गड़बड़ी करता है तो कान ऐंठने का काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए, संसदीय लोकतंत्र ये क्या है? भारतीय लोकतंत्र के विशेषता संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका की सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में ही है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषता है ना, वह संसदीय लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है हम लोग का? संसदीय लोक। भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? याद रखिएगा, संसदीय लोकतंत्र। किस प्रकार का लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका की सर्वोच्च पदाधिकारी होती। जो कार्यपालिका होता है ना, कार्यपालिका में सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है ना, कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो शक्ति होता है ना, जो मंत्रिपरिषद की शक्ति, वो किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री को होता है। जो मंत्रिपरिषद का शक्ति होगा वो प्रधानमंत्री के हाथों में होगा, और जो कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक जो बोला जाता है वो राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी अर्थ में भारत में संसदीय लोकतंत्र है। अगला, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसा है जी? वो इसके ऊपर कोई नहीं है। न्यायपालिका को सजेशन देने वाला कोई है नहीं, न्यायपालिका खुद करेगी। इतना जान लेना, कभी भी न्यायपालिका में कोई भी केस चला जाता है ना, हम यही तो मानते देखे हैं जी, सब जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन न्यायपालिका में एक आध बार होता है कि गलत डिसीजन हो जाता है, वो भी अनजाने में, जानबूझकर गलत डिसीजन नहीं लिया जाता है। कोर्ट आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, है ना। गरीब का केस जाए चाहे अमीर का केस जाए, अगर निष्पक्ष तरीका से जांच हुई है तो न्यायपालिका जो है ना, आपको जो न्याय मिलेगा वो निष्पक्ष ही मिलेगा। कभी कभी गड़बड़ कहाँ से कर देता है पता है? कानून लोग कर देता है। नीचे ही से जांच गलत लिख के भेजेगा ऊपर, तो उसका थोड़े भगवान है को जान रहा है कि क्या हुआ है। जैसा नीचे से जांच होगा उसी आधार पर न वहाँ पर केस होगा, मतलब निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ से जांच अगर बढ़िया सुडौल तरीका से चला जाए वहाँ पर निष्पक्ष रूप से होकर, तो वहाँ जो इंसान को न्याय मिलेगा ना, तो वो एकदम बेस्ट मिलेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो वही स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान की रक्षा का भार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। जो संविधान की जो रक्षा है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आज हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है ना। तो बाकी अब अगला क्लास में मिलते हैं, है ना।